जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। मनोविज्ञान में आज हम देखेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी अधिगम बहुत आसान होता है और अधिगम बहुत अच्छा होता है जब हम अभिप्रेरणा हमें मिली होती है। यानी किसी की अभिप्रेरणा मिलने से, प्रेरणा मिलने से हम उस ओर बहुत अच्छे से जाते हैं। अर्थात अभिप्रेरणा मिलने पर अधिगम बहुत अच्छी तरह होता है। तो अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसी पर प्रश्न भी देखेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे भी। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। यानी हमारे दिमाग में एक निश्चितता हो जाती है कि यह कार्य, ये लक्ष्य, ये उद्देश्य हमें पूरा करना है। अब देख लेते हैं अभिप्रेरणा किस शब्द से बनी है। अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द के मोटिवेशन शब्द से बनी है और यह हिंदी का रूपांतरण है। यानी मोटिवेशन अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। अब ये शब्द कहाँ से आया? तो ये शब्द आया लैटिन भाषा से। ये हमें ध्यान रखना है। ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मोटिवेशन शब्द किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। मोटिवेशन अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन ये अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी कि गति करना, मोशन या गति करना, जिसे टू मूव, मोशन या गति करना भी कह सकते हैं। अभिप्रेरणा से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा की क्या क्या परिभाषाएं दी है। सबसे पहली है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। परिभाषा याद करने के लिए सदैव हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें क्या कहा गया है। लगभग सबकी परिभाषाएं एक जैसी होती है, अर्थ सबका एक जैसा होता है, तात्पर्य सबका एक जैसा होता है, लेकिन किस शब्द से किस बात को बताया गया है, यानी अभिप्रेरणा को किसने किस शब्द से बताया है, तो ये हमें पकड़ करनी है। तो यहाँ हम देखेंगे स्किनर ने स्किनर ने उसने अभिप्रेरणा के बारे में कहा है कि अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा मिलने पर लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है, हम निश्चित व्यवहार करते हैं, हमारा उद्देश्य और अधिक सरल हो जाता है। तो सर्वोत्कृष्ट, स्किनर को जोड़ो सर्वोत्कृष्ट शब्द से, इसमें भी एस, इसमें भी एस, और यहाँ शब्द है स्किनर। दूसरी है अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। तो यहाँ सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग को हमने स्किनर के साथ जोड़ा, यानी स्किनर ने सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग बताया है और सोरेनसन ने इसको आधार माना है। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार माना है। सार या आधार, इसको सार शब्द से समझिए, आधार, सार। तो इस प्रकार से ये दोनों परिभाषाएं आपको याद हो जाएगी। अगली देखते हैं, किसी भी क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने, अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाने की विशिष्ट शक्ति को अभिप्रेरणा कहते हैं। विशिष्ट शक्ति देखो, अगर आसानी से समझना चाहते हो तो हम एक देसी तरीके से भी समझ सकते हैं। गुड़ खाने में मीठा भी होता है और गुड़ शक्ति देता है, बहुत गुणकारी है। तो विशिष्ट शक्तियाँ किससे प्राप्त होगी? गुड़ खाने से। विशिष्ट शक्तियाँ गुड़ खाने से प्राप्त होगी। किसी भी क्रिया को उत्तेजित करने, इसकी तासीर होती है गुड़ की गर्म, सर्दियों में हम खाते हैं। जारी रखने, यानी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर जारी रहेगा, स्वस्थता को जारी रखेगा। अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाने की विशिष्ट शक्तियाँ हैं। तो विशिष्ट शक्ति को आप जोड़िए गुड़ से, यानी गुड़ खाने से हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो यह परिभाषा दी गुड़ ने। अभिप्रेरणा सीखने के लिए एक आवश्यक शब्द है। आवश्यक शब्द ये किसने कहा? मेल्टन ने। अभिप्रेरणा सीखने के लिए एक आवश्यक शब्द है, तो आवश्यक शब्द बताया मेल्टन ने। तो शब्दों को हम मनोवैज्ञानिकों के नाम के साथ जोड़ेंगे और याद करेंगे। आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करती है। देखो, ये गुड की परिभाषा से मिली हुई है और यह नाम भी गुड की परिभाषा से मिलता जुलता वुड है। यानी वुडवर्थ ने क्या कहा
अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करती है। लेकिन वहाँ शक्ति की बात की गई थी, यहाँ विशिष्ट शक्ति की नहीं, निश्चित व्यवहार की बात की गई है। जो निश्चित व्यवहार हमें अभिप्रेरणा से करने को मिलता है। यानी अभिप्रेरणा एक ऐसी दशा है, अभिप्रेरणा एक ऐसी दशा है जो उसे निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार, 2 बार है निश्चित उद्देश्य निश्चित व्यवहार, यहाँ 2 बार वुडवर्थ में वह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये परिभाषा दी वुडवर्थ ने। आगे है अभिप्रेरणा व्यक्ति में कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करती है। प्रवृत्ति जागृत करती है, ये कहा एटकिंसन ने। यहाँ 8 है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करती है, ऐसा कहा एटकिंसन ने। तो यह हमें याद रखना है। मानव की प्रतिक्रिया में अभिप्रेरणा अधिक हो तो अधिगम सर्वोत्तम होता है, ऐसा कहा स्मिथ ने। मानव की प्रतिक्रिया में, क्रिया के स्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया में अभिप्रेरणा अधिक हो, अभिप्रेरणा की मात्रा अधिक हो तो अधिगम सर्वोत्तम होता है। यानी अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब अभिप्रेरणा की मात्रा कम नहीं अधिक होगी। तो ये कहा स्मिथ ने। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के पक्ष। अभिप्रेरणा के 4 पक्ष हैं। 4 पक्ष कौन कौन से हैं और इन्हें क्रम से याद भी रखना है। आवश्यकता, चालक, अंतर्नोद, प्रणोद या ड्राइव। 3rd नंबर पे है उद्दीपक, उद्देश्य, लक्ष्य, प्रोत्साहन। और चौथे पे है प्रेरक या मोटिव। यानी इन तीनों का योग ही प्रेरणा मिलना है। यानी अभिप्रेरणा करने की प्रेरणा प्रेरक है एक तरह से। हमें इसे क्रम से याद रखना है। आवश्यकता, चालक, उद्देश्य, प्रेरक, रोजगार, तैयारी, नौकरी, इन सब का योग प्रेरक होता है। तो प्रश्न परीक्षा में इनके क्रम को लेकर पूछा जाता है, तो हमें इनका क्रम निश्चित याद रखना है। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम का हृदय किसे कहा जाता है? तो अधिगम का हृदय कहा जाता है अभिप्रेरणा को। जो व्यक्ति की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है वह है, व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करने वाली कौन है? आवश्यकता। हमें आवश्यकता होगी तो हम क्रिया करने के लिए उत्तेजित होंगे, प्रेरित होंगे। अगला प्रश्न है, छोटे बालकों हेतु अभिप्रेरणा देने के लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। क्या सर्वोत्तम उपाय होगा? नवोचारों का प्रयोग करना। छोटे बालकों हेतु अभिप्रेरणा देने के लिए अगर हमें उन्हें अभिप्रेरणा देनी है तो दंड उसका उपाय नहीं है। पुरस्कार हो सकता है लेकिन दंड नहीं है। उन्हें डराना नहीं है, धमकाना नहीं है। उनके लिए नए नए प्रयोग किए जाए तो इससे उनको अभिप्रेरणा अधिक मिलेगी। अभिप्रेरणा संबंधी व्यवहार लक्षण है। अभिप्रेरणा का कौन सा लक्षण है, यानी ऐसा क्या व्यवहार दिखाए जो उसका लक्षण प्रतीत हो? तो वह है उत्सुकता। अभिप्रेरणा मिलने पर उत्सुकता बढ़ जाती है, तो सिखाने वाले को चाहिए कि उसे इस प्रकार की अभिप्रेरणा दे कि बच्चों में उत्सुकता पैदा हो कुछ सीखने की। अभिप्रेरणा चक्र का सोपान होगा। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्देश्य, लक्ष्य, उपलब्धि, इसी क्रम में याद रखें। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा। उद्दीपक किसे कहते हैं? तो उद्दीपक कहते हैं व्यक्ति, वस्तु अथवा उपलब्धि जो मानव को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उद्दीपक कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है या किसी प्रकार की उपलब्धि को देखकर मानव उसकी ओर आकर्षित होता है कि मैं भी इस ओर बढ़ूँ आगे, मुझे भी ये करना चाहिए, तो वह है एक तरह से उद्दीपक। वह वस्तु उद्दीपक है, वह व्यक्ति उद्दीपक है या वह है उपलब्धि उद्दीपक है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक कौन कौन से हैं? यहाँ छोटी की मात्रा आएगी। अभिप्रेरक कौन कौन से जो मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं? तो वह है भय, क्रोध, प्रेम, वात्सल्य, दुख, सुख, ये सभी में समान भी होते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। सभी में समान नहीं कह सकते, लेकिन सभी में एक तरह से प्राकृतिक होते हैं।
ये किसी के देखने सिखाने से नहीं, ये अपने आप में होते हैं। अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है थॉमसन का। आवश्यकता कितने प्रकार से होती है? देखो यहाँ ध्यान रखना है, आवश्यकता कितने, ऊपर अभिप्रेरणा था, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो सकारात्मक नकारात्मक 2 प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आवश्यकता की। तो आवश्यकता कितने प्रकार से होती है? प्रकार की होती है अलग चीज़ है, प्रकार से होती है। आवश्यकता कितने प्रकार से होती है, ये है प्रश्न पे ध्यान दें। 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है किसी चीज़ की कमी होने पर या किसी चीज़ की वृद्धि होने पर। तो 2 प्रकार से हमें आवश्यकताएं होती है। अगला प्रश्न साथ ही हमने ले लिया है, आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? तो आवश्यकताएं भी 2 प्रकार की होती है, अनिवार्य आवश्यकता और गैर अनिवार्य आवश्यकता। तो दोनों प्रश्नों को आप ध्यान रखें कि पूछा क्या जा रहा है, जवाब उसी हिसाब से देना है, क्योंकि ज़रूरी है ऑप्शन में एग्ज़ाम में इन दोनों में कंफ्यूज करने वाले सेम ऑप्शन डाले जाएंगे। अगर प्रश्न ऊपर वाला पूछा जाएगा तब भी नीचे वाला डाला जाएगा अनिवार्य आवश्यकता से, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है। अनिवार्य आवश्यकता किसे कहते हैं? तो अनिवार्य आवश्यकता क्या होती है? ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक हो, अनिवार्य आवश्यकता है। अनिवार्य वही होगी जिसकी पूर्ति होना अत्यंत आवश्यकता है, आवश्यक हो। जैसे भोजन, ये अनिवार्य आवश्यकता है। पानी, ये भी अनिवार्य आवश्यकता है। विश्राम, ये भी आवश्यकता है, क्योंकि आदमी हमेशा केवल काम ही नहीं कर सकता, उसे आराम की भी ज़रूरत है। नींद, ये भी आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि अगर नींद नहीं निकलेगी तो व्यक्ति दूसरे दिन काम नहीं कर पाएगा। तो यह अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। और जो अन्य भौतिक संसाधन हैं वो अनिवार्य आवश्यकता में नहीं आते, वो गैर अनिवार्य है। अनिवार्य तो हम अपनी मानसिकता से उन्हें समझते हैं, अगर नहीं है वो व्यक्ति भी अपना काम चला रहा है, और जिसके पास है वो भी अपना काम चलाता है, अगर नहीं है तब भी वो चलाएगा। तो ये वाली आवश्यकताएं तो अनिवार्य है, और जो भौतिक संसाधनों की है अलग से, वो गैर अनिवार्य है। सकारात्मक अभिप्रेरणा किस प्रकार की आवश्यकता है? तो सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है अनिवार्य आवश्यकता में। ये हमें ध्यान रखना है कि सकारात्मक अभिप्रेरणाएं कौन कौन सी होती है और नकारात्मक कौन सी होती हैं। जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं वो सकारात्मक अभिप्रेरणा है। सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा माना जाता है? तो सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मिलने से अधिगम और अधिक सरल हो जाता है। आंतरिक, देखो ये बाय मिस्टेक हुआ है, आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक कौन से हैं? तो आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक होता है अनुकरण। तो ये थे हमारे अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न, और आगे भी हम वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। साथ ही हम टॉपिक को समझाते भी हैं, जैसा कि प्रश्न को हल करें तब दिमाग में वापस वो चीज़ें रिवाइज हो जाए। टॉपिक को समझें, उसके बाद में प्रश्नों को हल करें, बहुत आसानी होगी। और जैसे जैसे परीक्षा के दिन नज़दीक आते हैं तो इन प्रश्नों को रिवाइज करने से हमें पूरा मैटर सामने आ जाता है, हमारे दिमाग में घूम जाता है कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। और इन प्रश्नों को पढ़ने से आपको परीक्षा में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्नों को देखें, रिवाइज करें, 1 नहीं 2 बार 3 बार, जब तक आपके समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको याद करें, आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलने वाली है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।